हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूं मैं क्लास 8th हिंदी व्याकरण का हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था शब्द विचार, उसके प्रश्नोत्तर और कुछ अभ्यासकार। तो ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि भाई शब्द कैसे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सभी कुछ हमने पढ़ा। अब जब सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, तो अब जाहिर सी बात है उसको रिवाइज करने का समय आया। क्योंकि अगर जो चीजें हमने करी हैं उनको हम रिवाइज नहीं करें तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उनको रिवाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने आप को इनका रिवीजन करेंगे कि हमने जो पढ़ा वो सारी चीजें हमारी समझ में आई या नहीं आई या जैसे भी है। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द क्या था? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ऐसी ध्वनियां जिन्हें इस तरीके से व्यवस्थित करी जाएं जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले, वो आपके शब्द कहलाते हैं। अब भाई वर्ण तो बहुत सारे होते हैं। अब आपने देखा ना कि वर्ण हमारे कितने हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, सभी कुछ है। अगर हम इनको ऐसे ही मिला दें तो शब्द थोड़े ना बन जाएंगे। उनको मिलाने के बाद हमेशा उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूरी है। अगर अर्थ नहीं निकला तो फिर मतलब क्या? तो वो शब्द बनेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। तो देखिए क्या है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या शब्द? जैसे यहां पर भार अ त ई य अ, भारतीय। अब देखिए यहां पर, अब ये क्या है? ये व्यंजन हुआ, ये स्वर हुआ, फिर उसके बाद व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर। तो इस तरीके से इन सभी को जब हमने मिला दिया, मिलाने के बाद हम सही तरीके से हमने रख दिया, तो ये क्या बन गया? भारतीय। अब इसी में अगर हम जरा सा फेर बदल कर दें, मान लो हमने सब कुछ, अब मान लो हम एंड में चेंज कर दें, ठीक है, हमने यहां पर भारतीय ती लिखा और यहां पर इसको हम क्या कर दें? ये तो क्या इसका कोई एक, खाली हमने एक वर्ण को ही आगे पीछे किया तो क्या इसका अर्थ निकला? बिल्कुल नहीं निकला, गलत। ये है ही नहीं, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। जब जिसका जिस भी शब्द को हम बना रहे हैं हमेशा उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूरी होता है। एक शब्द का इधर से उधर हो जाना, एक भी वर्ण का इधर से उधर हो जाना सीधे सीधे उस शब्द रचना को निरर्थक कर देता है। तो समझ में आया शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्णों का सार्थक समूह जिसका हमेशा कोई ना कोई अर्थ निकले, वो आपका शब्द कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब हमने देखा यहां पर शब्द के 4 भेद थे। कितने थे? शब्द के 4 भेद थे आपके। अच्छा, 2 प्रकार के यहां पर बताए गए, लेकिन उससे कितने प्रकार के होते हैं ये चीज पूछी गई, लेकिन भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक सार्थक और निरर्थक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो पहला जो हमारा है ना अर्थ के आधार पर, उसमें था ना सार्थक और निरर्थक, सार्थक के भेद दिए गए थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तब आप सार्थक और निरर्थक दोगे। और अगर आपसे पूछा जाए शब्द के कितने भेद होते हैं, तब आप वहां पर क्या दोगे? शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रकार यानी कि जैसे कि हम कोई भी शब्द बना रहे हैं तो किस तरह का बन रहा है, यहाँ पर एक सार्थक हुआ, एक निरर्थक हुआ। उसी तरह प्रकार अर्थ के आधार पर, व्युक्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये 4 तरीके के हमारे शब्द के भेद होते हैं। तो यहां पर क्या बताया हमने? 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, वे सार्थक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, छात्र। जब हम किसी शब्द को कई सारे वर्णों को जोड़ते हैं और सही तरीके से रखते हैं और उनका कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन निरर्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, यानी कि जिनको हम जोड़ें लेकिन उनका कोई भी अर्थ ना निकले, तो वो क्या होता है? कहलाता है निरर्थक। जैसे खड़ खड़ धर धर। अब आप तो बोलते हो, हिंदी में हम बोलते हैं धर धरा के गिर पड़ा, खड़खड़ा के घोड़ा गाड़ी चल रही है, बड़बड़ा रहा। तो यहां पर ये खड़खड़ बड़बड़ जो है ना, इनका अपना, क्यों? क्योंकि ये एक ध्वनि शब्द है, इनका हिंदी में कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने आपको, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने आपको ये बताया था खाना वाना,
खाने का अर्थ है, लेकिन वाना का अर्थ नहीं होता। क्यों? उसका अर्थ कोई नहीं है, लेकिन उसे खाने के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो खाने को थोड़ा बल प्रदान करता है। उसी तरह रोटी वोटी या रोटी ओटी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। आना वाना है ना, जाना वाना छोड़ दो, तुम चुपचाप बैठो, ऐसे बोलते हैं ना, जाना वाना छोड़ दो। तो अब जाने का तो अर्थ है, वाने का अर्थ है? वाने का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसे हम सार्थक शब्द के साथ इस्तेमाल करके सार्थक शब्द को बल प्रदान यानी कि सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करते हैं। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि हम इनका इस्तेमाल करें तो भी सही है, नहीं करें तो भी सही है, लेकिन अगर हम इसका अर्थ निकालें तो अर्थ तो निकलना ही नहीं है, लेकिन इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस हमारी हिंदी व्याकरण में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जब हम रचना करते हैं, किसी भी चीज को बना रहे हैं, तो उसके आधार पर क्या होता है? तो उसके आधार पर हमने शब्द 3 तरीके के बताए थे। कैसे थे? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 तरीके के शब्द थे। तो देखिए क्या है, रचना के आधार पर शब्द 3 तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरीके के। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो वो रूढ़ कहलाते हैं, यानी कि जैसे कोई शब्द है और उसको हम खंड कर दें, अलग अलग कर दें, और फिर उनका कोई अर्थ नहीं निकले, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे दाल है, दाल में दा अलग कर दो, ला अलग कर दो, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कुर्सी में कु अलग कर दो, सी अलग कर दो, कुछ अर्थ निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से रूढ़ शब्द वो होते हैं कि जिनको हम टुकड़े करें, अगर हम तोड़ें तो क्या होगा? उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए इनको रूढ़ कहते हैं, यानी कि इसमें इनको किसी भी तरह के कोई चेंजेस बर्दाश्त नहीं है। आप अगर मुझे चेंज करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, यदि इनके खंड किए जाएं तो इन खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा। फिर आते हैं यौगिक। 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। अब 2 शब्द को जोड़ दें हम आपस में, या 2 शब्दांशों को, 2 शब्दों के कुछ कुछ अंशों को हम जोड़ दें और उससे जिस शब्द का हम निर्माण करते हैं उससे कोई अर्थ निकले तो वो आपका यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे यहां पर है विश्रामालय, तो विश्राम प्लस आलय। विश्राम क्या होता है? आराम करना। आलय मतलब करने की जगह, मतलब कोई जो प्लेस होता है उसको आलय कहते हैं। जैसे कि आपका जो है अनाथालय, अनाथालय मतलब रहने का स्थान हो गया। किसी जगह के स्थान बेसिकली स्थान के लिए हम आलय का इस्तेमाल करते हैं। तो विश्राम प्लस आलय विश्रामालय हो गया। अब इनको अगर हम खंडित भी कर रहे हैं, विश्रामालय को अगर हमने अलग अलग भी किया तो देखिए इनका अपना अर्थ निकल रहा है, और जोड़ दे रहे हैं तो इनका भी अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से इनको जोड़ के रखो चाहे अलग रखो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में अर्थ निकल रहा है। लेकिन रूढ़ शब्द में क्या होता है कि जब तक हम शब्दों को साथ रखते हैं तब तक तो अर्थ निकलता है, लेकिन जैसे ही हम उनको तोड़ रहे हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे यहां पर है सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, सु मतलब अच्छा, पुत्र मतलब बेटा, तो यहां पर दोनों का ही अर्थ निकला सुपुत्र। तो ये आपका क्या हो जाता है? यौगिक शब्द। नेक्स्ट आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, यानी कि जो यौगिक हैं, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ा गया। क्या करा गया? 2 शब्दों को जोड़ा गया, उन जोड़ने के बाद उनका अर्थ है, लेकिन वो अर्थ निकाले जाकर कुछ और ही अर्थ उसका निकल आए, तो वो आपका क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। अब जैसे यहां पर दिया है हिम प्लस आलय, अब यहां पर क्या है? हिम प्लस आलय। अब हिम का मतलब क्या हुआ? बर्फ। आलय का मतलब हुआ स्थान। तो हिम आलय का मतलब अगर हम इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ क्या निकलता है? बर्फ का स्थान, बर्फ के रहने का स्थान। लेकिन यहां हम हिमालय किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से आपका एक शब्द होता है पंकज। क्या होता है? पंकज। अब पंक मतलब क्या होता है? कीचड़। अगर हम इसको हम विग्रह करें, अब विग्रह जब हम करते हैं तो क्या होता है? पंक प्लस अज। ठीक है, अब यहां पर पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है।
अज का मतलब होता है जन्मा। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या हुआ, पंकज का शाब्दिक अर्थ निकलेगा तो क्या होगा, कीचड़ में जन्मा। लेकिन हम पंकज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम कमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है, इसलिए हम इसको पंकज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पंकज को जब हम अलग अलग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पंक प्लस जन्मा अर्थात कीचड़ में जन्मा। लेकिन हम इसके अर्थ को तो हम किसी के लिए भी हम ये नहीं बोल सकते, हम बोलते किसके, कमल के लिए। तो यौगिक शब्दों का सीधे सीधे जो तात्पर्य होता है, यहां पर दो शब्द आपस में जोड़े जाते हैं और इनका अपना अपना अर्थ होता है। लेकिन जब हम इन अर्थों को साथ में जोड़ते हैं, जब इन शब्दों को साथ में जोड़ते हैं तो ये किसी और ही तरफ इशारा करते हैं, जो उसका अर्थ निकल रहा है उस तरफ इशारा नहीं करते, ये किसी और तरफ इशारा करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यौगिक में देखा, यौगिक में जोड़ने के बाद जो अर्थ निकल रहा है और जो अलग अलग है वो सेम है, लेकिन यहां पर जो अर्थ निकल रहा है और जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल अलग होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं योग ऋण शब्द। हिम का अर्थ है बर्फ और आले का अर्थ है घर, अर्थात बर्फ का घर। बर्फ से सदा ढकी रहने वाली विशेष पर्वत श्रृंखलाओं को हिमालय का नाम दिया जाता है। इस प्रकार यह शब्द रूढ़ है और दोनों शब्दों के मेल से बनने के कारण यौगिक भी माना जाता है। तो मतलब आप हिम को खंडित करोगे तो वो क्या है, उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा, तो वो रूढ़ शब्द है। उसी तरह आलय को खंडित करोगे तो भी उसका अर्थ नहीं, यानी कि दोनों रूढ़ है, दोनों ही रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया, यौगिक शब्द बन गया। लेकिन जब हमने देखा, लेकिन ये जब जोड़ने के बाद जो अर्थ निकल रहा है बर्फ का घर, उसका अर्थ तो कुछ ही और ही निकल रहा है, पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ उसका अर्थ निकल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो अर्थ निकल रहा है उसके वो किसी और ही तरफ इशारा करेगा। अब नेक्स्ट हम आ गए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण शब्द। उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने थे आप बताइए, वो आपके थे 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में जैसे थे उन्हें एज इट इज अगर हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर हम उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, जो आपका था संस्कृत में वही हमने हिंदी में लिया। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है, उसे जब हम हिंदी में अग्नि ही इस्तेमाल करें तो वो तत्सम है। उसी तरह सूर्य आपका संस्कृत में भी है और हिंदी में इस्तेमाल करें तत्सम है। तो ये संस्कृत के जो शब्द एज इट इज हमने इस्तेमाल किए हिंदी में वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, जैसे नेत्र, शरीर, विद्या, चंद्र, सूर्य, ये सभी तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट है तद्भव। जो शब्द संस्कृत में रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, अब तद्भव क्या कहलाते हैं, जो हमने लिए तो संस्कृत से लेकिन उनमें कुछ बदलाव कर दिए, इसलिए वो क्या बन गए आपके तद्भव शब्द। जैसे हमने अग्नि लिया, अग्नि हमारा क्या था संस्कृत शब्द, और जब हमने उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में क्या कर दिया, उसे आग कर दिया। हमने संस्कृत से लिया कदली, कदली मतलब कदली लिया, संस्कृत में तत्सम रहा, और संस्कृत में हिंदी में जब उसमें हमने बदलाव करके लेकर आए तो वो क्या बन गया, केला बन गया। तो इस तरीके से हमने शब्द लिए तो संस्कृत से लेकिन उनमें कुछ विकार पैदा कर दिया, अर्थात उनमें हम कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे यहां दिया है ग्रह, ग्रह मतलब होता है घर, संस्कृत में हमने क्या बोला तत्सम, तत्सम शब्द रहा ग्रह और तद्भव रहा घर। कान, कान हमारा क्या है, कान हमारा जो है वो तद्भव शब्द है और कर्ण हमारा तत्सम शब्द है। खेत, खेत तत्सम तद्भव शब्द है और क्षेत्र तत्सम शब्द है। तो बहु, वधु, पूत, पुत्र, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो शब्द हमने संस्कृत से लिए और तब्दीली कर दी वो हमारे बन जाते हैं तद्भव शब्द। अब कुछ अन्य तत्सम तद्भव शब्द हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ शब्दों को हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है। जैसे पहला है अग्नि, आग। अग्नि हमारा संस्कृत शब्द है और हिंदी का शब्द क्या रहेगा जब हमने उसको बदला तद्भव का, तो वो बन गया आग। उसी तरह कर्ण, कान, अर्ध आधा,
कर्म कान, अंध अंधा, कुपुत्र कपूत, अंधकार अंधेरा। तो ये आपने देखा ना कि ये सभी जो जितने भी आपके तत्सम शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें हम एज इट इज हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसको तब्दीली कर देते हैं तो वो तद्भव बन जाते हैं। अब देखिए कुछ और है, जैसे ग्राम। ग्राम जो है वो संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम है, हिंदी में हम उसको पढ़ेंगे गांव। उज्ज्वल उजला, चंद्र चांद, ऊपरी ऊपर, दंत दांत, ऊंट उष्ठ, दीपक दिया, नव नया, सर्प सांप। तो इस तरीके से ये आगे और शब्द हैं। नृत्य नाच। अब जैसे डांस है, डांस को हम अगर तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत समझें तो क्या है, नृत्य है। हिंदी में ले आओ तो नाच हो गया। उसी तरीके से शिक्षा। अब हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे तो हम शिक्षा जानते हैं लेकिन शिक्षा को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीख। अब आके अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन का मतलब है क्या, आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ना जाने आप कितनी चीजों की सीख ले रहे हो। शिक्षा ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, हम इन सारी चीजों के बारे में सीख रहे हैं। तो सीधे सीधे शिक्षा शब्द क्या है, एक संस्कृत शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है। हिंदी में क्या आएगा, उसको बोलेंगे हम सीख बोलेंगे। पत्र, पत्र मतलब पत्ता। अब संस्कृत हिंदी में तो हम लोग पत्र किसको बोलते हैं, लेटर को, लेकिन संस्कृत में ये पत्र का मतलब क्या होता है, पत्ता। जो पेड़ का जो होता है ना, लीफ जिसको आप बोलते हो, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। हस्त मतलब हाथ। अब ये संस्कृत में क्या बोला जाता है, हस्त, लेकिन आप हाँ हिंदी में हम लोग हाथ बोलते हैं। फिर है मयूर मोर, हास हंसी। अब हंसना हम लोग बोलते हैं लाफिंग, हंसना संस्कृत में यानी कि तत्सम शब्द क्या हो गया, हास। वधु बहू, क्षेत्र खेत। अब तीसरा हम आ जाते हैं देशी या देशज शब्द। हमने 4 बताए थे, तत्सम तद्भव हमने 2 पढ़ लिए। तीसरा हमारा भेद है आपका देशी या देशज शब्द। जो शब्द, वे शब्द जो भारत की किसी भी भाषा से हिंदी में आ गए हैं, यानी कि हमारे भारत में विभिन्न संस्कृतियां रही हैं। अब आप देख रहे हो अलग अलग स्टेट्स हैं, इसमें अलग, भाई बंगाल भी है, पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी है, आंध्रा भी है। तो इस तरीके से ये सभी स्टेट्स जो हैं इनमें अलग अलग संस्कृति फॉलो होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इन सभी से ये हमारी सब अपनी ही भाषाएं हैं और इन्हीं से जो हिंदी में शब्द आ गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे है गुलाब जामुन, लड्डू, लोटा, खिचड़ी, इडली, डोसा, समोसा, चमचा। तो ये सभी क्या है, ये हमारे भारत की भाषाओं, विभिन्न भाषाओं के ही शब्द हैं जिन्हें हमने हिंदी में लिया है। तो ये कहलाते हैं देशी शब्द। अब आते हैं विदेशी शब्द। अब आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे जो हैं विदेशी भी आए, जिनमें आपके पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, ब्रिटिशर्स थे, मुगल थे, बहुत सारे लोग आए ना, यहाँ पर रहे। तो क्या हुआ, जब वो इतने साल तक यहाँ पे रहे, हमारे साथ रचे बसे, तो उनकी भाषाओं के भी कुछ शब्द हमारी हिंदी में आ गए। तो वो शब्द हमारे कहलाए विदेशी शब्द। वो हमारी भाषा के नहीं थे, लेकिन तब भी वो हमारी भाषा में शामिल हो गए। देखिए क्या है, अब जैसे जो शब्द भारत से बाहर की किसी भाषा से हिंदी में आ गए, विदेशी कहलाते हैं। ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि अनेक भाषाओं से आए हैं। तो जो लोग हमारे भारत में आए वो, या हमारे भारत के दार्शनिक या साहित्यकार जो बाहर गए, उन्होंने भी उन देशों से एक्सेप्ट किए। तो इस तरीके से वो चाहे अनचाहे हमारी भाषा में मर्ज होते हुए चले गए। तो इस तरीके से हमारा जो शब्द भंडार था वो बढ़ता गया। अब ये विदेशी शब्द जो हैं, जैसे है टिकट है, बटन, डॉक्टर, कालीन, कूपन, सुरंग, जिस्म, शरीफ, मदरसा, अमीर, बाल्टी, ऑफिस। तो ये सब आप क्या देख रहे हो, ये सब हमारे हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। ये सिर्फ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, तुर्की, पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं के शब्द हैं जो हमने हिंदी में लिए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देख लिए कि हमारे जो शब्द हैं वो 4 तरीके के हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं।
अब इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपको दो तरीके के शब्द बताए गए थे, विकारी और अविकारी। अब विकारी वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इन सभी के आधार पर जिन शब्दों में बदलाव अर्थात परिवर्तन हो वो विकारी कहलाते हैं। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का सीधे सीधे शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। और अविकारी यानी कि अपरिवर्तन। तो सीधे सीधे यहां पर देखिए क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। विकारी वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदला जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी कहलाते हैं। अब भाई लिंग होगा, जैसे लड़का है, उसका लिंग हम बदल देंगे तो वो लड़की बन जाएगा। लड़का है, उसे वचन के हिसाब से बदलेंगे तो लड़के बन जाएगा। अब जैसे क्रिया लो, पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है इसमें हम बहुवचन जोड़ देंगे तो पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहा है यानी कि तो वर्तमान काल है, इसको अगर हम काल के हिसाब से चेंज करेंगे, भूतकाल कर देंगे तो क्या हो रहा है? पढ़ रहा था। अगर भविष्य काल करेंगे तो पढ़ेगा। तो मतलब इनमें क्या है, लिंग, वचन, काल के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। अब ये जो विकारी शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं? चार तरीके के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये चार तरीके के शब्द होते हैं जो होते, इनमें बदलाव होता है, ये कहलाते हैं विकारी शब्द। अब आ जाते हैं अविकारी शब्दों पर। अब जिन्हें विकारी तो हमने समझा दिया, अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो, वो सीधे सीधे आपका क्या कहलाता है? अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो अब इन्हें अविकारी या अव्यय, तो आपके सामने अगर ये बोलते हैं कि भाई ये शब्द अव्यय है, तो अव्यय के नाम से घबराइएगा नहीं। अविकारी का मतलब अव्यय भी होता है, जैसे कई चीजों का कई मतलब होता है, तो उसी तरह अविकारी को हम अव्यय शब्द भी बोलते हैं। ये भी आपके चार तरीके के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयादि बोधक। ये चार तरीके के शब्द आपके अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं जिनमें किसी भी तरह से कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 है, नीचे दिए गए सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत लगाइए। संज्ञा अविकारी शब्द है। अविकारी मतलब जिसमें बदलाव नहीं होता है, तो संज्ञा में क्या बदलाव होता है या नहीं? संज्ञा विकारी शब्द है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कदली का तद्भव शब्द किसान है। कदली एक तत्सम शब्द है। कदली क्या है? एक तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। और इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है केला। जबकि किसान जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है कृषक। कृषक होता है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट आते हैं, सार्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। बिल्कुल सही है, जो सार्थक शब्द होते हैं उनका हमेशा कोई ना कोई अर्थ होता है, तो यह स्टेटमेंट एकदम सही है। तत्सम और तद्भव एक दूसरे के पर्याय होते हैं। बिल्कुल सही, एक दूसरे के पर्याय होते हैं। इन दोनों का ही अर्थ सेम होता है, खाली इनके स्वरूप बदले हुए होते हैं। जैसे कि अग्नि और आग, इन दोनों से ही मतलब फायर से ही होता है। कदली या केला, इसका मतलब बनाना ही होता है। ये इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। शब्द भले अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थ एक ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है। अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? शब्द एक है लेकिन अर्थ कई सारे हैं। ठीक है, अनेक आर्थी यानी कि अनेक अर्थ वाला, शब्द एक और अर्थ ढेर सारे। तो यहां पर अनेकार्थी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आया हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखने हैं, यानी लिखिए ये सभी तद्भव रूप हैं आपके सामने। गांठ, गांठ का तत्सम शब्द क्या होगा? ग्रंथि। क्या होता है? ग्रंथि। नेक्स्ट, लाख, लाख का क्या हुआ? लक्ष्य। फिर है गधा, गर्धब। आठ, अष्ट। कछुआ, कच्छप। सास, सश्रु। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लर्न करना तो जरूरी है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, उचित शब्दों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहां पर हमारे सामने कुछ फिलअप्स आए हैं, इनको हमें फिल करना है। पहला है, डैश सार्थक वर्णों के मेल को कहते हैं। किसको बोलते हैं सार्थक वर्णों के मेल को? वो बोलते हैं शब्द। शब्द जो है वो सार्थक वर्णों के मेल को कहते हैं। नेक्स्ट है, विलोम शब्द डैश अर्थ बताते हैं। किस तरीके का? अब जो विलोम शब्द है जो अर्थ बताएगा वो क्या बताएगा? वो विपरीत अर्थ बताएगा, उल्टा अर्थ बताता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं। दो या दो अधिक से शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? किस तरीके के शब्द बनते हैं? यौगिक शब्द बनते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के डैश भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। डैश शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। किस तरीके के शब्द से? वो है रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर हम उनको खंड करने की कोशिश करते हैं तो उनका कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। तो रूढ़ जो शब्द होते हैं उनके जब हम खंड करेंगे तो वो सार्थक नहीं रह जाते हैं, वो निरर्थक हो जाते हैं। तो यहां हमने देखा। अब आ गए नेक्स्ट, जोड़े मिलाओ। तो देखा ना किस तरह रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए। अब जोड़े मिलाने हैं। जोड़े मिलाने में क्या है हमारे पास में? इधर एक तरफ जो है आप देख रहे हो दिया गया है तद्भव शब्द, और इधर आपको दिए गए हैं जो तत्सम शब्द। अब इन दोनों को मिलाना, तत्सम तद्भव मिक्स है। अब कूप का तात्पर्य क्या होता है? कूप का तात्पर्य होता है, कूप हमारा जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा कुआं। भगनी, भगनी मतलब होता है बहन। भगनी हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है बहन। शाक, शाक जो आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो ना, जैसे आपका धनिया, पुदीना और क्या कहते हैं बथुआ, साग, पालक, ये सभी आपके क्या होते हैं? शाक। ये शाक हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा साग। श्रृगाल, आपका श्रृगाल, श्रृगाल होता है। श्रृगाल मतलब होता है सियार। क्या होता है इसका मतलब? सियार। फिर है श्रृंगार, श्रृंगार मतलब होता है सिंगार, यानी कि बजना, सजना और सवरना। तो सही आप अब इस तरीके से एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से जोड़े नहीं मिलाना। जोड़े मिलाने का सही तरीका क्या आपको मैंने बताया है, आप उसके सामने उसके सही सही अर्थों को लिख दीजिए। देखिए यहां पर क्या है? कूप, कुआं, भगनी, बहन, शाक, साग, श्रृगाल, शियार, श्रृंगार, शिगार। समझ में आ गया आपको? तो जो भी उसका सही अर्थ है उसके सामने ही लिखिएगा। सबसे पहले एक तरफ आप सारा क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद उसके सामने उसके सही अर्थ को आप लिख दीजिए, जो उसका सही जोड़ा मिलाने के लिए बोला गया है। यहां हमने ये पूरे शब्द विचार के क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर दिए, कुछ एक्सरसाइज भी हमने कर ली। तो एक तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया भाई। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सब तरीके के शब्दों को हमने समझ लिया। कुछ तत्सम शब्द भी देख लिए, कुछ फिलअप्स कर लिए, जोड़े मिला लिए। तो मेन हमने क्या समझ लिया, जो एक इसमें सबसे जो आपको टफ लग रही होगी चीज वो है तत्सम तद्भव, जिसे आपको थोड़ा सा पढ़ना और लर्न करना पड़ेगा। जब आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो एक बार आपने पढ़ लिया आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाएगा। तो एक दो बार पढ़ लोगे सेट। अब ये एक बार तो रिवीजन हो गया, लेकिन अभी हम फिर एक बार रिवीजन करेंगे। यानी कि अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए, उस पे हम इसी टॉपिक के एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब ये एक ऐसा टाइम रहेगा नेक्स्ट वीडियो में जब आप अपने आप को चेक करोगे कि ये टॉपिक मुझे ठीक से समझ में आया कि नहीं। मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप आंसर अपना टिक करके सामने रखोगे, फिर देखना कि कहां आपसे गलती हो रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें अभी मुझे ठीक से समझ में नहीं आई हैं, तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो फिर से देखना जाके, अच्छे से पहले ये पूरा टॉपिक क्लियर करके तभी नेक्स्ट टॉपिक पर आना। तो ये सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। इन्हें अच्छे से देखिए, समझिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि व्याकरण जो है वो बेस से अभी चल रहा है। तो जब आपका बेस अच्छे से मजबूत होता जाएगा ना, तो आगे आपके लिए व्याकरण की हर एक चीजें पूरी क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि अभी ये जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ये और ज्यादा डिटेलिंग में आपके सामने आने वाला है। तो इसको पहले बेस आप इसका समझिए। जैसे कि मैंने आपको 3 चैप्टर इस बेस पे आधारित पढ़ा दिए, भाषा,
लिपि, बोली, व्याकरण पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर हमने वर्ण विचार पढ़ा दिया और तीसरा जो हमारा टॉपिक या चैप्टर आप बोलोगे वो शब्द विचार पढ़ा दिया। तो ये मेन थे कि जो हम हिंदी पढ़ते हैं वो कहाँ से शुरू हो रही है। अब इसके जो आगे जो शाखाएं निकल रही हैं, जैसे पेड़ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस निकलती है ना, अब व्याकरण की अब ब्रांचेस निकलना शुरू होने वाली हैं, तो उन पे आपको अब और ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप बेस क्लियर कर लो और तब आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसी चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। और याद रखिएगा, अपने आप को चेक करने का ये टाइम है कि ये आपके लिए चैप्टर क्लियर हुआ है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।